हाय स्टूडेंट्स, नीट एंड जेई की प्रिपरेशन की इस सीरीज में हम एक नए लेक्चर के साथ में आते हैं। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मैकेनिक्स का। देखिए, इसमें गिवन है अ पर्सन ऑफ मास एम इज स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू वेज ए। तो दो वेज हैं यहाँ पे, एक वेज बी है वो फिक्स्ड है, वाइल वेज ए इज मूवेबल एंड पर्सन इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ए। इसी तरीके से फिक्स होगा तो उसके बारे में हमें नहीं सोचना है कि किस तरीके से फिक्स होगा। द वेज ए इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ, ये बोला कि स्मूथ पे रखा हुआ है। द पर्सन थ्रोज ए बॉल विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। मैंने कंसिडर किया 30 मीटर पर सेकेंड, तो चलिए यहाँ पे हम 30 मीटर पर सेकेंड चेंज कर देंगे डायग्राम में। 30 मीटर पर सेकेंड, चलो 30 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में थ्रो किया। फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द पर्सन अगेन। बॉल वापस पर्सन के पास कब आएगी, और कंसिडर करना है कि वेज की सरफेस है वो लॉन्ग है, ऐसा नहीं कि इससे नीचे गिर जाएगी, लॉन्ग सरफेस कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देखिएगा दो किस तरीके से मैंने सोल्व किया। एक इन फ्रेम ऑफ ए, मतलब इस वाले के फ्रेम में जैसे सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सीलरेटेड फ्रेम है ये। तो अब यही पर्सन इस पे ऑब्जर्वर बना देते हैं, और ये फिक्स्ड है इसके रेस्पेक्ट में, ये इसके रेस्पेक्ट में फिक्स्ड है, लेकिन ये तो फिक्स नहीं, ये तो चलेगा एक्सेलेरेशन ए से। इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड फ्रेम में आ गया, तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये सूडो फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो वेज है वो मूव करेगा इधर की तरफ, किससे, जी साइन थीटा से। तो ये जी साइन थीटा से, तो इस बॉल पे हम इधर की तरफ फोर्स लगा देंगे एम इंटू ए, और ए की वैल्यू कितनी होगी, जी साइन थीटा, तो एम जी इंटू साइन थीटा, इतना फोर्स आ जाएगा। तो ये हमने अप्लाई किया। यहाँ पे डायग्राम को देखें, एज पर्सन इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेज ए, इट इज इन एक्सीलरेटेड फ्रेम। तो सूडो फोर्स लगा दिया, एक्सीलरेशन ए है तो एम ए। इस एम ए के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की तरफ आएगा, एक इधर की तरफ। ये इधर की तरफ वाला नॉर्मल को चेंज करेगा, मोशन अपनी इस डायरेक्शन में हो रही है। तो अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है तो हम इस डायरेक्शन की वेलोसिटी और इस डायरेक्शन के एक्सेलेरेशन को देखते हैं। तो ये एक्सेलेरेशन जो इधर है, इसकी वजह से जो फोर्स आया, तो चलो एक्सेलेरेशन के ए डैश, ये जैसे फोर्स कितना आ जाएगा इधर कंपोनेंट, एम ए इंटू कोस 37, एम ए कोस 37। दैट मीन नया जो एक्सेलेरेशन होगा मास का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए डैश, ए इंटू कोस 37। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इसके पास एक्सेलरेशन का। जबकि ए की वैल्यू कितनी है, जी साइन 37, जो ए डैश हो गया जी साइन 37 इंटू कोस 37। दैट मीन्स जी इंटू 3/4, 4/5 ये वैल्यू। तो यहाँ पे जी की वैल्यू को 10 पुट करेंगे, ये 2 से कैंसिल कर देगा, 24/5 आ गया। अब ऐसा हो गया केस अपने पास कि ये ऑब्जर्वर जो है इसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस को देख रहे हैं हम, वेज ए की हॉरिजॉन्टल सरफेस को। उसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक बॉल को इधर की तरफ थ्रो किया हमने 30 मीटर पर सेकंड से, और बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स उसके पास एक्सेलेरेशन है 24/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, ये सेकंड इक्वेशन लगा दें, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट जीरो करना है। तो हमने सेकंड इक्वेशन लगाया, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स अपने पास में इनिशियली इसके सब पास में था और वापस यहीं पे आ जाना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी 30 इंटू टी, हाफ एक्सेलेरेशन अपोजिट है वेलोसिटी के, दैट्स वाई नेगेटिव एंड टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई अपने पास में कितना, 12.5 सेकंड्स। इसको देखिए ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो क्या होगा, ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो ऐसा होगा कि ये जो बॉल है ये तो एक तरीके से स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट कर दे तो इस डायरेक्शन में चलती रहेगी, नॉर्मल यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ के नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। और अगर देख रहे हैं तो ग्राउंड से मान लीजिए एक ऑब्जर्वर यहाँ पे देखता है, तो ये ऑब्जर्वर बिकॉज जिस वेज पे है वो वेज खुद इधर जी एस और अपने पास में साइन 37 से चल रहा है, तो इसके पास में तो एक्सेलेरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। अगर ग्राउंड फ्रेम से कोई देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है, ये वेज जब नीचे आएगा, ऐसा केस है ना, ये देखिएगा ये इसके ऊपर है, ऐसा है अपने पास, ये जब स्लाइड करेगा थोड़ी देर के बाद में मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो पर्सन कहीं यहाँ पे आ गया, तो पर्सन इधर भी चला और इधर भी चला, तो इधर जो चल रहा है वो एक्सेलेरेशन कौन सा है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सन के पास जी साइन 37, उसका इधर कंपोनेंट आ गया, तो ये पर्सन के पास में जी साइन 37, उसका इधर कंपोनेंट कितना हो गया, कोस 37। तो फिर से वो 24/5 इसके पास में एक्सेलेरेशन आ गया हॉरिजॉन्टल में। तो ये ऐसा केस हो गया अपने पास में कि बॉल को तो थ्रो कर दिया हमने v स्पीड से, बॉल के पास इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, पर्सन के पास इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन है 24/5। इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, फिर तो वेलोसिटी गेन कर लेगा एक तरीके से। तो रिलेटिव मोशन से सोल्व कर लेते हैं। यह हमने बोला कि अगर ये वापस पर्सन जो है के पास में बॉल आ जाती है, तो जितना बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतना ही पर्सन का होना चाहिए। तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 30 इंटू टी, और पर्सन का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पर्सन डज नॉट हैव एनी इनिशियल वेलोसिटी
दैट्स वाई हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तब भी कितना आएगा 12.5 सेकेंड्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सूडो फोर्स का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, सिंपल ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन में हो सकता है इस टाइप का। ए लोड W इज टू बी रेज्ड बाय ए रोप फ्रॉम रेस्ट थ्रू हाइट h। एक कोई वेट है जिसको हम यहाँ से स्ट्रिंग की हेल्प से h हाइट तक लिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, द ग्रेटेस्ट टेंशन विच द रोप कैन सेफली बियर इज NW। मतलब वेट अगर W है तो n टाइम्स W वो टॉलरेट कर सकता है। लीस्ट टाइम इन विच असेंट कैन बी मेड, मतलब वो उसको h हाइट तक मिनिमम कितने टाइम में उसको लिफ्ट किया जा सकता है। अब देखो टाइम कम करने के लिए एक्सेलेरेशन बढ़ाना पड़ेगा, मतलब टेंशन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन टेंशन की वैल्यू NW से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। देखिए, तो ये हमने कंसिडर किया कि ये मान लीजिए ये पर्सन था अपने पास में, यहाँ पे लोड W इज रेज्ड, तो यहाँ पे वेट कुछ W हमने अप्लाई किया, उसको ऊपर की तरफ हम पुल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कितना रहा, इसके कंसिडर किया कि T ऊपर है, नीचे अपने पास कितना है mg, तो हमने बोला T माइनस mg इक्वल्स टू ma। क्लियर है ये। तो T अगर मैक्सिमम करेंगे तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा, तो T मैक्सिमम माइनस mg इक्वल टू m इंटू a मैक्सिमम। और T मैक्सिमम गिवन है n टाइम्स वेट, वेट अगर mg है तो ये कितना होगा n टाइम्स mg एंड m इंटू a मैक्सिमम। सो a मैक्सिमम कितना होगा n माइनस 1 इंटू g, ऐसा कुछ हो गया। ये मैक्सिमम एक्सेलेरेशन हो सकता है। बस अपने पास में हाइट पता थी कितनी थी, h हाइट था, अप्लाई कर देते हैं h इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो ये h हाफ a की वैल्यू कितनी n माइनस 1 इंटू जी और t मिनिमम स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट की हमने तो कितना आ गया 2h अपॉन n माइनस 1 जी। तो ये आंसर अपना बन गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कैपेसिटर का हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे कि इस तरीके से कुछ है कि d/3 है, 2d/3 है। कैलकुलेशंस को हम चेक कर लें, इसमें भी स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। इधर एरिया a/2, इधर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, 2k है, 3k है, 4k। इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को पैरेलल में लेते हैं, फिर इन दोनों को पैरेलल में, फिर सीरीज में लेते हैं। वहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं, बिकॉज हम नहीं बोल सकते कि अपने पास में जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट का पोटेंशियल अगर V1 है और इस प्लेट का पोटेंशियल V है, V2 है, तो हम नहीं बोल सकते कि थ्रू आउट इस लाइन का पोटेंशियल V होगा, ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायलेक्ट्रिक और यहाँ पे डायलेक्ट्रिक अलग अलग है। लेकिन हाँ, जो ये है कि अगर यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, यहाँ का कुछ V डैश है, यहाँ से मान लीजिए V डबल डैश है, लेकिन जो भी होगा दिस प्लस दिस समेशन वो V1 माइनस V2 का इक्वल होगा, दिस प्लस दिस समेशन वो V1 माइनस V2 का इक्वल होगा। दैट मीन्स ये दोनों अपने पास सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे, देन फिर हम उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो हमने इसको बोला C1, इसको C2, इसको C3 और इसको C4। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने रखा है कि ये C1 है, ये वाला है, C2 अपने पास में ये वाला है, फिर C3 जैसे K 2K 3K 4K, तो वैसे ही मैंने C1 C2 C3 C4 रख दी। फिर यहाँ पे आएगा C3 और यहाँ पे आएगा C4। अब इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली एक एक की। तो C1 कितना हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A इज A/2, D इज D/3, तो ये 3/2 K एप्सिलॉन नॉट A/D। C2 ये वाला अगर देखेंगे तो 2K एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई D/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स K एप्सिलॉन नॉट A/D। फिर C3 ये कितना हो जाएगा 3K एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई 2D/3, तो ये वैल्यू अपने पास 9/4 हो गया। और इसी वे में ये वैल्यू अपने पास लास्ट वाला कितना 4K एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई 2D/3, ये वैल्यूज आ गई। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन C1 C3 अपॉन C1 प्लस C2, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन दैट C2 इंटू C4 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C4। तो इनको कैलकुलेट करने पर ये कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही हैं और उसके बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन जो कन्फ्यूजन रहता है यही इसमें होता है कि इस तरीके से पहले सीरीज लेकर के, इस वे में सीरीज लेके पैरेलल लें, या फिर इन दोनों को पैरेलल लेके और फिर सीरीज में लें। लेकिन ये वाला रॉन्ग होगा, राइट ये होगा कि इधर सीरीज एंड देन फिर पैरेलल। नेक्स्ट चलिए, ये हम पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कुछ क्वेश्चंस, तो हम आगे मूव करते हैं। ये सभी हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा, गिवन अपने को a force F minus K into y I k plus x j k where K is a positive constant acts on a particle moving in xy plane. Starting from origin, the particle is taken along the positive x-axis to point A, 0 and then parallel to y-axis. पहले ऐसा हुआ कि origin यहाँ से start किया, x-axis के parallel यहाँ पे गए A, 0 पे, फिर y-axis के parallel गए और A पे चले गए। The total work done by the force F on the particle is,
तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो फोर्स अपने पास ये गिवन है। एक तो हम यहाँ पे देख लें कि फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो हम सीधा पाथ डिपेंडेंट रहेगा और सीधा इनिशियल से फाइनल लिमिट्स लगा देंगे। तो पहले वही चेक कर लेते हैं। अगर फोर्स ऐसा कुछ एक्सप्रेस किया गया है एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई दैट मीन जे का कोफिशिएंट इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई दैट मीन डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई इज डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा। तो इस वाले फोर्स में देखते हैं एफ कितना है माइनस के वाई आई कैप माइनस के एक्स जे कैप। ये तो हो गया अपने पास एफ एक्स और ये हो गया एफ वाई। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ वाई दैट मीन्स के एक्स। तो के एक्स का यहाँ पे कितना होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस के एक्स। के तो कांस्टेंट है तो ये माइनस के रहेगा और एक्स के रेस्पेक्ट में 1। इसी वे में जब वाई इसमें डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स करेंगे तो के इंटू वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 तो -1। तो दोनों इक्वल बन गए। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई मतलब कंजर्वेटिव। तो हम चाहें तो लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यही किया। ओरिजिन से जाना था हमें ए कोमा ए पे। तो डी डब्ल्यू कितना होता है एफ डॉट डी आर माइनस के इंटू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप और इधर से डी आर दैट्स डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो यहाँ से जो डी डब्ल्यू अपने पास वैल्यू आएगी कितना हो जाएगा माइनस के देखो आई डॉट आई 1 हो जाएगा जे डॉट जे 1 के साथ में कुछ यहाँ पे है नहीं 0 होगा तो माइनस के वाई डी एक्स माइनस के एक्स डी वाई। अब इसमें देखिए यहाँ तक भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं। फर्दर प्रॉब्लम आती है इसके इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए अगर डी ऑफ एक्स वाई इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे पार्शियल डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो वाई को कांस्टेंट एक्स का डी एक्स प्लस एक्स को कांस्टेंट डी वाई दैट मीन्स ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को हम डी ऑफ एक्स वाई नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी माइनस के हमने कॉमन लिया वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और इस टर्म को क्या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन दैट कैन बी रिटन एज डी ऑफ एक्स वाई। अब इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन अपने कैंसिल हो जाएंगे। जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स होगा तो डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई और लिमिट्स लगानी है 0 0 से ए तक। तो अपर लिमिट लगाएंगे ए स्क्वायर हो जाएगा लोअर लिमिट पे 0 तो माइनस के इंटू ए स्क्वायर कुछ ऐसा हो गया। फिर देखिएगा अगर यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट इस वाले पॉइंट पर 0 0 से ये अपने पास एक्स एक्सिस रही ये वाई एक्सिस रही। दूसरा मेथड की चलो पाथ क्या फॉलो किया उसको अकॉर्डिंग चलें तो क्या रहेगा। तो पहले चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जब चल रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया है 0 है तो वाई जब फिक्स है तो डी वाई कितना होगा 0। अगेन हमें यहीं पे आना पड़ेगा इसके बाद में मेथड चेंज कर रहे हैं। तो वाई की वैल्यू 0 है और डी वाई अपने पास में 0 होगा जब वाई चेंज ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई 0 हो गया ये टर्म 0 हो गई। फिर इसमें डी वाई 0 हो गया तो ये टर्म भी 0 हो गई तो टोटल ही 0 हो गया अपना। तो अगर ये 0 हो गया यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा। चलिए आते हैं दूसरे में। यहाँ से यहाँ चलने में कितना वर्क करना पड़ेगा। इसमें x की वैल्यू फिक्स हो गई है ए x फिक्स हो गया तो dx कितना हो जाएगा 0। बट हाँ यहाँ पे dx 0 पुट करते ये टर्म 0 हो गई। यहाँ पे x की वैल्यू a y तो चेंज हो रहा है 0 से a तक तो इसको सोल्व किया y इंटू 0 प्लस आपके पास यहाँ से अगर देखेंगे हम यहाँ से अगर देखते हैं तो ये वैल्यू a इंटू डी वाई इसको भी इंटीग्रेट किया। x वाली टर्म तो है नहीं y में लिमिट्स क्या है 0 से a तक तो a इंटू डी वाई 0 टू a y और ये भी कितना हो गया माइनस के इंटू ए स्क्वायर। बेटर होगा हम इस वाले मेथड को ही फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट अपने पास में सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन। एन नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस आर कोलेसेस टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर द राइज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा डी थीटा आपको गिवन है। टी सरफेस टेंशन है, रो डेंसिटी है, एस स्पेसिफिक हीट और वो कैलोरी में गिवन है ध्यान रखिए और जे यहाँ पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट आपको गिवन है। तो यहाँ पे ध्यान है डेल्टा यू का सबसे बेसिक फॉर्मूला जनरली हम ये वाला याद रखते हैं कि डेल्टा यू जब अपने पास बिग ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ता है तो सरफेस एनर्जी बढ़ती है। तो वो सरफेस एनर्जी में इंक्रीमेंट जो अपने पास में हो रहा है उसको हम देख रहे हैं वो कहाँ से आएगा। वो बेसिकली जो हीट की फॉर्म में एनर्जी है इंटरनल एनर्जी उसका पार्ट कुछ अपने पास में सरफेस एनर्जी में गया तो ओवरऑल टेम्परेचर में कुछ डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो बिग ड्रॉप का कंपेरिजन में स्मॉल ड्रॉपलेट्स स्लाइटली कूल होती। तो इसको सोल्व किस तरीके से करते हैं हम वर्क जो होगा या जो सरफेस एनर्जी में चेंज होगा टी इंटू डेल्टा ए कुछ ऐसा होगा। डेल्टा ए मतलब एरिया में चेंज। तो कैसे सोल्व करते हैं डेल्टा ए जो इनिशियल एरिया था वो तो 4 पाई आर स्क्वायर था और फाइनल एरिया कितना हो जाएगा
फाइनल एरिया, तो अगर एरिया चेंज देखना है तो डेल्टा ई फाइनल माइनस इनिशियल, तो एन इंटू 4 पाई स्मॉल r² माइनस हम 4 पाई r²। इसमें मान कर चल रहे हैं कि एक बिग ड्रॉप रेडियस r को स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस स्मॉल r में चेंज कर दिया, तो ये एरिया में चेंज होगा। फिर वॉल्यूम कंजर्वेशन से रेडियस में रिलेशन बना लेते हैं, तो वो मैंने जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है, डेल्टा यू ये फॉर्मूला निकल के आता है 4 पाई r² एन रेज टू पावर 1/3 -1। फिर वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा रहे हैं तो यहाँ से r जो होता है कैपिटल R वो एन रेज टू पावर 1/3 इंटू आर। अगर इसमें एन रेज टू पावर 1/3 को r/r में पुट कर दूँ यहाँ पे, तो 4 पाई r² r/r -1, यहाँ से एक r को और कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे r नहीं था, यहाँ पे 1/r आ जाएगा। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे। अब ये एनर्जी है अपने पास में हीट एनर्जी की हेल्प से, तो यहाँ पे कन्वर्टेड नहीं, यहाँ पे एंड्रोप अच्छा कोलेस करें, सॉरी यहाँ पे स्प्लिट नहीं हो रहा है, कोलेस करें तो ये एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। जब हमारे पास में बिग ड्रॉप्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, उसमें एक तरीके से हीट एनर्जी है जो है सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट होगी। बट यहाँ पे कोलेस करें स्मॉल ड्रॉपलेट्स को तो ये बिग ड्रॉप में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया में डिक्रीमेंट होगा, सरफेस एनर्जी डिक्रीज होगी, वो हीट की फॉर्म में जाएगी, कुछ उसका कुछ पार्ट हीट में जाएगा, तो वो हमें देखना है यहाँ पे। तो उससे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ, तो हमने बोला ms डेल्टा थीटा दिस वैल्यू 4 पाई r² t 1/r माइनस 1/r। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये वैल्यू देखिएगा, मास को रो इंटू 4/3 पाई r³, स्पेसिफिक हीट को हमने बोला s, लेकिन ये अपने पास किस में रखना पड़ेगा, यहाँ पे s भी गिवन है लेकिन ये कैलोरी में गिवन, तो j से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, s इंटू जे और डेल्टा थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोलेस किया जा रहा था। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम अपने पास में फोटो इलेक्ट्रिक का है, ए सिल्वर बॉल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड इन वैक्यूम चैम्बर। यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द बॉल फॉर सम टाइम, और इसमें टोटल जो एनर्जी इंसिडेंट हुई वो 10⁻⁷ जूल इंसिडेंट हुई। एज्यूमिंग ऑन एन एवरेज 1 आउट ऑफ 10⁻³ फोटोन इंसिडेंट इज एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। 1000 फोटोन जब इंसिडेंट होते हैं तो उनमें से एक जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कैपेबल है। तो आफ्टर दिस इंसिडेंट ऑफ दिस एनर्जी पोटेंशियल स्फीयर का कितना होगा कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी अगर hc/λ है तो n फोटोन्स की कितनी हो जाएगी, n इंटू hc/λ। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी गिवन है तो हमने n कैलकुलेट कर लिया है यहाँ से e इंटू λ/hc। मैं लास्ट में वैल्यूज पुट करूँगा सभी। फिर देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स 1000 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसमें 1000 का डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, ई होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एन ई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इतने अपने पास टोटल चार्ज हो गया। और पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, KQ/R, आर रेडियस, तो K इंटू एन ई अपॉन 1000 ये वाला और R ये, और इसमें फिर इस n की वैल्यू पुट करेंगे E इंटू λ/hc, तो ये ऐसा होगा KE अपॉन 1000R E λ/hc। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दिस एनर्जी E 10⁻⁷, लैम्बडा 200 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर में गिवन है, दिस 1000, रेडियस इज 4.8 सेंटीमीटर 10⁻⁻2, H 6.62 इंटू 10⁻34 एंड C 3 इंटू 10⁻8। इसमें एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हम अगर ले लें तो आंसर अपना एग्जैक्टली आ जाता है। 6.62 इंटू 3 इसको 20 नोट कर दें हम, तो अपना आंसर एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। यहाँ पे पावर्स वगैरह को सोल्व किया मैंने, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे 19 ये वाली 9 पावर इससे कैंसिल कर जाएगी, -19 और ये -7 और +2। चलो यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा, -7 एंड +2 पावर्स, यहाँ पे 200 का 100 ले लिया, तो -5 -19 -5 -24, और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। फिर अपने पास में -34 एंड +8 कितना रहा आपके पास में, -26, और 1 पॉजिटिव यहाँ से था तो ये -25 ऐसा आया। ऊपर से 9 1.62 और यहाँ से 4.8 6.62 एंड 3, तो 6.62 इंटू 3 को 20 नोट कर देता हूँ, और कैंसिल होने को एग्जैक्टली 3 वोल्ट अपना आंसर आता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, 2 vessels A and B have same base area and contain water to same height। वाटर जो है सेम हाइट तक है, बट मास ऑफ वाटर इन ए वाला, क्योंकि ए जो है अपने पास यूनिफॉर्म है जबकि बी में अपने पास ऊपर क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल होते जा रहा है, तो इसमें वाटर का अमाउंट कम है और इसमें ज़्यादा है। तो बेस पे फोर्स पूछा है। देखिए इस टाइप से बीकर्स का शेप कुछ भी हो, बेस पे अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो
P एटमॉस्फेरिक प्लस रो GH, इतना तो प्रेशर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो हाइट तो सेम ही है, हाइट सेम है तो हम क्या बोलेंगे, हाइट सेम है तो प्रेशर बॉटम पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। और बेस एरिया भी दोनों का सेम है, बेस एरिया सेम है तो फिर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। ए एंड बी सेम बेस एरिया, ये गिवन है, और हाइट भी सेम है। तो यहाँ पे जो एडिशनल वाटर था, जैसे अब हम बात करें कि इसमें अगर m मास था तो इसमें 4m है, तो इसमें एडिशनल कहाँ से आएगा, क्योंकि फोर्स तो दोनों में इक्वल है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका जितना भी वेट था वाटर का वो सब अपने पास में किसको प्रेस कर रहा है, इसको प्रेस कर रहा है। अब इसमें तो प्रेस करने वाला कम था, क्योंकि हाइट अगर देखें तो इसमें दोनों का सेम है। बट यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड जब इस बीकर की वॉल पे इधर फोर्स लगाएगा आउटवर्ड बिकॉज ऑफ प्रेशर, तो ये जो बीकर की वॉल है वो भी लिक्विड पे इधर रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। इन रिएक्शन फोर्सेज के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो आपस में कैंसिल कर जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट से ऐड हो जाएंगे, और अगेन क्या होगा, फोर्स जो है इक्वल आ जाएगा। भले ही वेट कम है लेकिन फोर्स इक्वल आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे इस टाइप के शेप में क्या होगा, अगर मान लीजिए ये वाला केस होता अपने पास में, यहाँ पे मान लीजिए हम बोलें कि सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड फिल कर दिया, तो सबसे ज़्यादा फोर्स किस में होगा, तो एक तो हमें हाइट के बेसिस पे दिख रहा है कि हाइट के सबसे ज़्यादा इसमें होगी, तो इसी में बेस पे फोर्स सबसे ज़्यादा रहेगा। उससे कम हाइट इसमें रहेगी, सबसे कम हाइट इसमें रहेगी। अब वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे, उसका तो सारा mg यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वॉल से जो फोर्स आएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा, इसमें वॉल से जो फोर्स आएगा उनका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाएंगे, तो इसका जो एक्चुअल वेट है उससे भी कम बेस पे फोर्स आएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 forces 6 Newton and 3 Newton are acting on 2 blocks of 2 kg and 1 kg kept on frictionless floor. What is the force exerted on 2 kg block by 1 kg block? फ्रिक्शनलेस स्फीयर है, तो दोनों कॉन्टैक्ट में है, दोनों साथ में मूव करेंगे। नाउ एक्सेलरेशन विल बी 6 Newton माइनस 3 Newton एंड डिवाइडेड बाई 3 kg, तो ये 6 माइनस 3 बाई 3 1, और नेट फोर्स राइट में ये ग्रेटर है, तो इस डायरेक्शन में ये सिस्टम मूव कर रहा है राइट में। अब किसी भी एक के लिए हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से 1 kg के लिए ही देख लें, तो 1 kg पे 2 kg वाले का रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा, इसका अपना 3 kg है और फोर्स इधर है, तो रिएक्शन माइनस दे 3 न्यूटन कितना होगा, 1 × है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 न्यूटन। तो इस तरीके से इस पर कितना फोर्स आ रहा है, 1 kg और 2 kg में 4 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। चलिए, तो इस वीडियो में हम यहीं पे रखते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़े ईजी हैं, उससे पहले के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, एक बार देखिए, इनको सोल्व कीजिएगा।